हमने अपनी पिछली क्लास में प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा था। आज हम प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कैसे किया जाता है। प्राथमिक समंकों यानी आंकड़ों का संग्रहण हम कैसे करते हैं। उसके कुछ तरीके हैं आंकड़ों को इकट्ठा करने के, प्राइमरी डाटा कलेक्शन के। वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला तरीका होता है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान द्वारा। दूसरा जो मेथड है वो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के द्वारा। तीसरा जो तरीका है वो संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति के माध्यम से। चौथा है सूचकों द्वारा प्रश्नावली को भरवाकर सूचना इकट्ठी करना। और पांचवा प्राइमरी डेटा कलेक्शन का जो तरीका है वो है प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति। अब हम बात करेंगे सबसे पहला जो तरीका है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का, वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान का मतलब होता है कि जो भी रिसर्चर है, अनुसंधान करने वाला है, वो व्यक्ति स्वयं संपर्क स्थापित करके लोगों से जिसके बारे में वो जानना चाहता है उनसे खुद मिलकर समंकों का संकलन करता है या डेटा कलेक्ट करता है। इस तरीके की जो रीतियां हैं उसका प्रयोग काफ़ी किया जाता है। और जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में किसी को रिसर्च करना है, किसी को प्रोडक्शन के बारे में पता लगाना है, या किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना किसान की प्रोडक्टिविटी क्या है, कितनी भूमि है उनके पास और कितना वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अगर ये जानना है तो उसे उस जगह पर जाकर स्वयं लोगों से मिलकर और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती हैं। इस तरीके से जब सूचनाएं एकत्र की जाती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यानी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान उसे कहा जाता है। इसका प्रयोग यूरोपीय देशों में कुछ अर्थशास्त्रियों ने, जैसे ऑर्थर यंग का नाम लिया जाता है, ली प्ले ने किया है। उन्होंने मजदूरों के आय व्यय और कृषि के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को जानने में प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान रीति का प्रयोग किया है। प्रत्यक्ष अनुसंधान रीति जो है उसके जो सबसे बड़े फ़ायदे जिन्हें हम कह सकते हैं वो ये कि वो बिल्कुल विश्वस्त होती हैं। इसलिए विश्वस्त होती हैं क्योंकि रिसर्चर्स खुद जाकर उसको जो भी सूचनाएं लेनी है वो लेता है, तो वो उन सूचनाओं को बहुत ही डिटेल में ले सकता है और फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उसके पास, क्योंकि वो स्वयं रिसर्च कर रहा होता है तो उसे पूरा पता रहता है कि उसको किस तरीके की इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता अपने अनुसंधान में रहेगी। लेकिन इस पद्धति के कुछ दोष भी हैं। दोष इस तरीके से होते हैं कि अगर पहले ही रिसर्चर किसी चीज़ को मान के चल रहा है और फिर वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जा रहा है किसी के पास में, तो कुछ मैनिपुलेशन वो अपने रिसर्च में कर सकता है, उस इन्फॉर्मेशन में कर सकता है। दूसरा, इंडिविजुअली सबसे मिलना एक एक करके, तो ये बहुत ही इसमें समय भी बहुत लगता है और धन भी बहुत खर्च होता है। और इसका एरिया एरिया लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा कुछ कवर करना है तो सब रिसर्चर खुद चला जाए, तो ये सब उसके लिए ऐसी स्थितियों में संभव नहीं होता है। दूसरा जो है प्राइमरी डेटा कलेक्शन में तरीका हो सकता है वो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। यानी जो हमने देखा कि पहला जो तरीका है वो थोड़ा टाइम और धन उसमें ज़्यादा लगता है, तो ऐसे में जो एक और तरीका है रिसर्च करने में डेटा कलेक्शन का, वो हो सकता है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इसका मतलब ये है, इसमें जिसके बारे में जानना है उससे जाकर सीधा नहीं मिला जाता। जैसे आपको किसान के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप सीधा उससे नहीं मिलोगे, या फिर किसी और व्यक्तियों से के बारे में आपको जानना है या कुछ और सूचना लेनी है, तो जिससे सूचना लेनी है उससे सीधा
नहीं मिलकर साक्षियों से पूछताछ की जाती है। साक्षी यानी जिसने वो सब चीज़ें देख रखी हैं या जानता है वो उनके बारे में। तो एक तरीके से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया जाता। जिस व्यक्ति के बारे में सूचना लेनी है उससे सीधा नहीं जाकर मिला जाता, वरन उन लोगों से मिलकर बात की जाती हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति से संबंधित हो। तो ऐसे में रिसर्चर के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है यद्यपि, लेकिन इसमें ये रीति तभी प्रयोग में लाई जाना ठीक है जब जिनके बारे में रिसर्च करना है उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलना संभव नहीं हो पाए किसी कारणों से। तो ऐसी स्थिति में इस रीति का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी मितव्ययी हैं और इसमें निष्पक्षता रह सकती है। क्यों? क्योंकि सीधा रिसर्चर नहीं मिल रहा है तो वो जो कुछ चीज़ों को अगर वो अपने रिसर्च में मान कर चल रहा है, लेकिन अगर उससे डिफरेंट भी कुछ बातें सामने आएंगी तो वो भी स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या इस रीति का प्रयोग करने में यही है कि इसमें लापरवाही हो सकती है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने अनुसंधान को लेकर जितना पर्टिकुलर होता है उतना दूसरा कोई व्यक्ति हो जो उसको इन्फॉर्मेशन दे वो हमेशा ही सही हो, सटीक हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। तीसरा जो तरीका हो सकता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का, वो हो सकता है स्थानीय स्रोतों और संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। ये बहुत ही जिसे कहते हैं बहुत ही आसान सी चीज़ है अनुसंधान करने में। इसमें अनुसंधान करने वाला व्यक्ति केवल स्थानीय व्यक्तियों और स्वयं द्वारा कुछ संवाददाता नियुक्त किए जाते हैं उसके द्वारा उनसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता है। ये जो मेथड है वो एक्चुअली केवल अनुमान लगाने या ट्रेंड पता करने की किस दिशा में जा रही हैं चीज़ें रिसर्च से संबंधित उसकी, तो इसके लिए ये रीति काफ़ी उपयुक्त मानी जाती हैं। ये भी काफ़ी मितव्ययी रीति हैं और इसमें भी बहुत बड़े क्षेत्र में भी जानकारी लेना काफ़ी सरल है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्चर इंडिविजुअली नहीं मिल रहा है और वो केवल स्थानीय लोगों और अपने द्वारा नियुक्त संवाददाताओं से मिलकर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी कर रहा है। तो ऐसे में इसमें मौलिकता की कमी हो सकती है। दूसरा इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, इसमें एक रूपता का अभाव है। वो किसी एक जगह जाएगा तो किसी केवल एक व्यक्ति से नहीं मिलेगा, अलग अलग लोगों की ओपिनियन लेगा और अलग अलग लोगों की ओपिनियन बिल्कुल अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ऐसे में उसके पास जो जानकारियाँ आएंगी वो बिल्कुल एक जैसी हों, ये हमेशा संभव नहीं हो पाएगा। ये इसका सबसे बड़ा दोष माना जाता है। अगला जो मेथड है हमारा वो है सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरवाकर। सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरने का मतलब होता है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं एक क्वेश्चनायर तैयार करता है और जो सूचना देने वाले व्यक्ति यानी जिनसे डायरेक्ट सूचना इन्फॉर्मेशन लेना है, जैसा हमने फर्स्ट उसमें देखा था कि खुद जाकर मिल रहा है। फर्स्ट जो आपका मेथड मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, उसमें क्या हो रहा था कि रिसर्चर खुद जाकर व्यक्तिशः संपर्क करता है। तो यहाँ पर वो खुद जाकर व्यक्तिशः संपर्क तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसने एक प्रश्नावली तैयार कर ली है और डाक के द्वारा वो उन व्यक्तियों के पास सीधा भेज देता है और उनसे इन्फॉर्मेशन भर के और वापस डाक से अपने पास उसे मंगवा लिया जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये मौलिकता के बिल्कुल करीब है, क्योंकि जिस व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन देनी है उसी के पास क्वेश्चनायर जाएगी। और दूसरा इसका क्षेत्र भी विस्तृत है। हम ज़्यादा बड़े एरिया में अगर रिसर्च करना है तो ज़्यादा लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो ऐसी स्थिति में ये रीति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तीसरा एक और चीज़ है इस रीति में कि इस रीति में जब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो व्यक्ति सीधा नहीं बताना चाहता और अगर ये उससे कहा जाए कि आपकी सारी सूचनाओं को गुप्त रखा जाएगा, तो ऐसे में वो कुछ ऐसी बातें भी वो बता देता है जो वो सीधा बताने में अपने आप को समर्थ नहीं पाता। लेकिन इसमें भी
दोष हैं कुछ इस पद्धति में भी कि केवल शिक्षित लोगों के लिए ही ये मेथड है। अगर ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं तो ऐसे में उन लोगों पे अगर रिसर्च करना है तो इस विधि का प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो प्रगणकों द्वारा अनुसूचियाँ भरवाकर। तो ये भी बिल्कुल थोड़ा बहुत लगभग क्वेश्चनर जैसा ही है, पर जहाँ प्रश्नावली में या क्वेश्चनर में डाक के द्वारा भेजा जाता है सीधा व्यक्ति के पास, वहाँ पर प्रगणकों द्वारा जब अनुसूचियाँ भरवाई जाती हैं तो जो रिसर्चर होता है वो कुछ अपने प्रगणक नियुक्त करता है जो कि जाकर डेटा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हर जगह वो स्वयं जा नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में वो एक प्रश्नों की प्रश्नावली जैसी तैयार करता है और प्रगणकों को दे दी जाती है, और वो प्रगणक व्यक्तिशः जिनसे भी इन्फॉर्मेशन लेनी है उनसे मिलकर घर घर जाकर उन सूचनाओं को एकत्र कर लेते हैं। ये भी निष्पक्ष होती हैं, इसमें भी व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया जाता है, और लेकिन इसका दोष यही है कि इसमें समय और धन बहुत खर्च होता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है कि इन सब रीतियों के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन सबसे सूटेबल मेथड कौन सा है, हम किस मेथड का यूज़ किया जाना चाहिए। तो इसका कोई एक मेथड, ये 4-5 जो भी तरीके हमने देखे उन सब में किसी एक मेथड को हम सही नहीं कह सकते कि यही सबसे अच्छा है। रिसर्च कैसा है, रिसर्च किस एरिया में किया जाना है, जिन लोगों से संपर्क स्थापित करना है और सूचनाएं लेनी है वो किस तरीके के हैं, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, या वो क्षेत्र में वो लोग अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, या किस तरीके की स्थितियां हैं, ये सब उसी पे डिपेंड करता है। हम किसी एक मेथड को फाइनल नहीं कह सकते कि ये सबसे अच्छा है, इसी को यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। पूरी रिसर्च में या पूरे अनुसंधान में कई चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है। और यहाँ पर अनुसंधान की प्रकृति कैसी है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि किस तरीके का रिसर्च है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग शेयर नहीं करना चाहते, तो ऐसे में आप अगर व्यक्तिशः जाएंगे, मिलेंगे या पूछेंगे तो हो सकता है व्यक्ति बताने से वो चीज़ मुकर जाए। तो किस पर निर्भर करता है, अनुसंधान की प्रकृति कैसा है, एरिया कैसा है, और जो रिसर्च कर रहा है उसके पक्ष में कितने संसाधन उसके पास उपलब्ध हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर उसके पास बहुत समय है, बहुत संसाधन है, तो ऐसे में वो डायरेक्ट मेथड्स का यूज़ कर सकता है। पहले और 5वें जिसकी हमने बात की उन मेथड को यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे में जो सबसे अच्छा तरीका है रिसर्च में, उसमें डॉक्टर बाउले का जो कोटेशन है, उन्होंने जो कहा है उसको मैं यहाँ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि संग्रहण में यानी प्राइमरी डेटा के कलेक्शन में सामान्य विवेक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अनुभव हमें सबसे ज़्यादा सिखाता है। हमारे पास क्या होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। हम सोच समझ के निर्णय लें कि हमारे रिसर्च में किस तरीके का मेथड उपयुक्त होगा। जिसे भी रिसर्च करना है वो सोच समझ के निर्णय लें, और वो जब ये काम करेगा तो उसे करते करते ही समझ में आएगा कि क्या चीज़ उसके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रिसर्चर के लिए हैं। तो ये सारी विधियाँ प्राइमरी डेटा कलेक्शन की होती हैं, और इस तरीके से जब प्राइमरी डेटा कलेक्ट किया जाता है तो जो भी सूचनाएं एकत्र होती हैं उनके आधार पर अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान को कर सकता है। थैंक यू।